हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने केमिस्ट्री का, जैसे हमने कल किया था, पार्ट 1 किया था केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 का मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसके अंदर हमने मेन टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फिर देखा कि एंशिएंट इंडियन फिलोसफर ने उसको कैसे क्लासीफाई किया और मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको कैसे क्लासीफाई किया। तो उन्होंने बेसिकली दो तरह से मॉडर्न साइंटिस्ट थे जो उन्होंने क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कंपाउंड, एलिमेंट्स वगैरह, मिक्सचर एंड ऑल, जिसका हम आगे सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले थे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टार्ट करना था। उससे बाद मतलब मैटर को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी हमने कि जो मैटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। मतलब जो मैटर के, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लिक्विड है उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, सॉलिड है उनके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, और गैसेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। और दूसरा सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दो एक्टिविटी से मैंने आपको ये सारा करवाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी हमारी क्या रहेगी? थर्ड एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले वही जो आपको हमेशा कहती हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। कंप्लीट एनसीईआरटी की वीडियो चल रही है, कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगी 8th, 9th, 10th और +1, +2 की फिजिक्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग या कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते रहते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले आप स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए मैं आपको 3 या 4 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके घर पे अगरबत्ती लगी हो, इंसेंस स्टिक्स अगर आपके घर पे जल रही हो, अगरबत्ती जल रही हो, जैसे हमारे इंडियन कल्चर है कि हम सुबह और शाम पूजा करते हैं तब अगरबत्ती जरूर जलाते हैं। तो आपने देखा होगा जब अगरबत्ती जलती है तो उसकी पूरी स्मेल क्या करती है, पूरे मतलब घर में फैल जाती है। जैसे अगर आपने एक रूम के कॉर्नर में अगरबत्ती लगाई है तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मैटर की कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने परफ्यूम लगा लिया। अब आपने तो क्या किया, यहाँ खड़े होकर परफ्यूम लगाया, पर परफ्यूम की स्मेल क्या होगी, आपके पूरे रूम में फैल जाएगी, दूसरे रूम में भी परफ्यूम की स्मेल फैल जाएगी, क्योंकि जो एयर के गैसेस के जो पार्टिकल हैं, परफ्यूम के पार्टिकल है, वो गैसेस के एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे और पूरी एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी। और इससे अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि जैसे कि अगर आपके घर पे कोई फूड कुक हो रहा है, सपोज करते हैं कि आपके घर पे मैगी बन रही है और आप एकदम से स्कूल या कॉलेज से आ रहे हैं, तो आप दूर से गेट से गैस कर लेते हैं कि आज तो मैगी बन रही है। तो ये कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि जो मैगी है उसकी खुशबू, मतलब उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होती है उसकी, वो क्या करती है, आपकी सारी की सारी हवा के अंदर फैल जाती है। और या फिर एक और एग्जांपल इसका और लेते हैं, मतलब इतने एग्जांपल ले लूंगी ना कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने एक वाटर वाला एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आप एक बकेट लेते हैं या फिर एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर अगर आप एक ड्रिंक मतलब कोई भी ड्रॉप डाल देते हैं इंक की, चाहे आप ब्लैक, ब्लू, कोई भी कलर की इंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गिलास को ना हिलाएं, पानी को ना हिलाएं, पानी को स्टिर भी ना करें, बस एक ड्रॉप को इसके अंदर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी आपका, जिस कलर की आप इंक डालोगे, जैसे ब्लू कलर की इंक डाली या ब्लैक कलर की इंक डाली, तो ब्लैक हो जाता है वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो वो सारा पानी ब्लैक हो गया। तो ये है आपका कि इससे प्रूफ होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यही मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने कि जब लाइट को, जब हम आपकी अगरबत्ती को बर्न करते हैं कॉर्नर में तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसके साथ साथ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं साथ साथ में लिख देती हूँ कि हमने और कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस किए। एक मैंने डिस्कस किया परफ्यूम का, एक मैंने इसका डिस्कस किया कुकिंग फूड, जब हम फूड को कुक करते हैं, और एक हमने डिस्कस किया इसका एग्जांपल इंक इन
वाटर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंसेप्ट समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो क्या थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमने जो मैटर पढ़ा वो कितने टाइप के, मतलब हमने इसके आगे क्लासीफाई किया, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, कैसे बात प्रूफ करोगे, जैसे कि सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ऐसे पार्टिकल उसमें आपस में जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब जिसकी वजह से जुड़े होते हैं, जो अट्रैक्शन वाली फोर्सेज होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो ये क्या मार्कर के अंदर से आप हाथ पास कर पा रहे हो, नहीं, क्या ये मार्कर को आप इजिली तोड़ पा रहे हो, नहीं। इससे क्या पता चलता है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स को हम तोड़ नहीं पा रहे। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट एज कंपेरेटिवली सॉलिड इनके अंदर जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लेंगे, वाटर ले लीजिए, वाटर के अंदर अगर आप ऐसे हाथ डाल के देखेंगे तो आपका हाथ ईजिली चला जाएगा। जैसे अब मार्कर है, मार्कर के अंदर से मेरा हाथ पास नहीं हो रहा, पर अगर आप वाटर लेंगे, वाटर के अंदर से ऐसे हाथ डालेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली पास हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट एज कंपेयर टू सॉलिड इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम। और गैसेस की अगर बात करें तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही रैंडमली मूव करते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, जैसे अब यहाँ पे एयर है तो मैं अगर अपना हाथ ऐसे डालूंगी इसके अंदर तो ईजिली मेरा हाथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होती है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट आपने पहले भी मैं आपको बता दूं कि वही 3 स्टेट रहेगी आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर सॉलिड के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक टेबल बना देती हूँ, उसे फटाफट से इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैटर आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे तो इसमें ज़्यादा बताने के बारे में कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप फटाफट से एक रिवीजन सी ले पाएँ इसकी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मे भी पता होगी कि 6th 7th 8th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें कि सॉलिड क्या होते हैं, तो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर जो फोर्सेज होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए इनके पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली सॉरी या क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये मार्कर है, इसकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट साइज है। ऐसा नहीं है कि जिस कंटेनर में मैं उसको डालूंगी ये उसी के कंटेनर की शेप ले लेगा, जैसे कि लिक्विड्स में होता है, पानी को अगर आप किसी भी कंटेनर में या मिल्क को किसी भी कंटेनर में डालते हो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये जितनी ही शेप के हैं, जितने साइज के उतने ही रहेंगे। तो इनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, प्रॉपर पर्टिकुलर बाउंड्री होती है इनकी, कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, इनको इजली कंप्रेस नहीं कर सकते। देखिए अब इस मार्कर को मैं प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कंप्रेसिबल नहीं है, दे आर इनकम्प्रेसिबल और यू कैन से दैट दे आर रिजिड। रिजिड क्या होता है, जिनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता या जिनको कंप्रेस करके उनके शेप और साइज में चेंज नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं, हम रिजिड कहते हैं या इनकम्प्रेसिबल ये कहते हैं, या आप कह सकते हो दे डू नॉट कंप्रेस, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, आपकी मास बाय वॉल्यूम का रेशो होती है, ये आपको पता ही होगा। डेंसिटी आगे और आने वाली और वीडियोस में हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको आने वाली में पता चलेगा। तो इनकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनका जो वॉल्यूम होता है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, वो क्या होता है, आपका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और ये डू नॉट फिल, ये क्या करते हैं, कोई भी कंटेनर फिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर फिल ना करने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने एक कंटेनर में
अगर आप कह सकते हो कि जैसे ये कंटेनर है, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, आपने यहाँ पे एक मार्कर रखा, यहाँ दूसरा मार्कर रखा, या कोई भी बुक रख दिया आपने, ये तीसरा बुक रखा। अब ये यहाँ पे मान लीजिए इतनी जगह खाली रह गई, तो यहाँ पे कोई बुक, अगर बुक का साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे उस बुक को नहीं डाल सकते। तो ये कोई भी कंटेनर को, जैसे वाटर है, अगर वाटर को तो आप जितना डालोगे पूरा कंटेनर फिल कर लेगा, इस तरह से ये कोई कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं करते। अगर प्रॉपर साइज का कंटेनर तो उसको फिल कर देंगे, पानी की तरह कंटेनर को या लिक्विड की तरह कंटेनर को या गैस की तरह कंटेनर को फिल नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं हम लिक्विड की तरफ। लिक्विड के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है, और ये बात मैंने अभी आपको जब फर्स्ट पार्ट किया था हमने, तब भी मैंने बताया था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, जिसकी वजह से शुगर या सॉल्ट उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इन पार्टिकल्स के अंदर फर्स्ट क्या होता है, स्पेस होता है। इनकी कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होती, जिस कंटेनर में आप डालते हो उसी की शेप या साइज ये ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले जो लिक्विड है उसको इस कंटेनर में डाला हुआ था, तो वो इसकी शेप में आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप कंटेनर बड़ा लोगे तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो इसकी शेप ले लेगा। तो इनका क्या होता है, कोई भी डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज नहीं होता। इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं और इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि ये फ्लो कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड को ऐसे छोड़ोगे तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, बट सॉलिड को अगर आप छोड़ोगे तो सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, बट अगर लिक्विड को आप ऐसे पानी गिरा दोगे तो वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इनके अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। डेफिनेट वॉल्यूम तो ऑब्वियस सी बात है इनका होता ही होता है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, मॉडरेट से लेके हाई डेंसिटी होती है। बट एज हम करें कंपैरिजन करें सॉलिड के साथ, तो इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, वैसे इनकी डेंसिटी हाई होती है। और फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस का तो बहुत ही क्लियर फंडा है कि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ये बात मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, 2-3 एक्टिविटी से। जैसे कि अभी 2 मिनट पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम गैस में देखो हाथ यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, तो गैस में हम ऐसे अपना हाथ पूरी अच्छी तरह से फ्लो कर सकते हैं। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। सॉलिड में नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैसेस में स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनकी कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता। इनको आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हो। और इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है कि इनको छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा मतलब कंप्रेस करके ज़्यादा सारी गैस को भरा जा सकता है। जैसे कि आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के लिए, वहाँ पे भी उसके अंदर सिलेंडर के अंदर काफ़ी सारी एलपीजी गैस भरी होती है। और एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। या अगर आपके व्हीकल्स में आजकल पेट्रोल की जगह लोग सीएनजी गैस, मतलब जो सीएनजी की गाड़ियाँ आती हैं, तो सीएनजी की गैस फिल करवाने लगे हैं। तो ये भी क्या होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। नॉन पोल्यूटिव गैस होती है, इससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलता जितना पेट्रोल से फैलता है। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार 1 मार्क्स में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। तो इस तरह से, और ऑक्सीजन गैस का जैसे कि हम हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये गैसेस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। इनको एक प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ही कंप्रेस कर सकते हो, पर काफ़ी हद तक इनको कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस इजली इनटू स्मॉल वॉल्यूम, बड़े से वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम में आप कंप्रेस कर सकते हो। रीजन बिंग मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए पार्टिकल्स क्या है इसके, मान लीजिए ऐसे पार्टिकल्स हैं इनके, तो आप जैसे ही प्रेशर से कंप्रेस करोगे पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे पास हो जाएंगे। तो इनको इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो कर जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, कंटेनर में इजीली फिल हो जाती है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो ये थे कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि क्या इन मैटर्स के स्टेट को चेंज किया जा सकता है, मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, या लिक्विड से गैस को कन्वर्ट किया जा सकता है, या गैस से द्वारा लिक्विड आ सकता है और लिक्विड से सॉलिड, या कोई ऐसी भी स्टेट होती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली जाए। मतलब आपने बर्फ लिया और बर्फ को सीधा ही हवा बना दिया, स्टीम बना दिया, ऐसी भी कोई स्टेट होती है। तो इन सब फिनोमिनास के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की, तो आपको पता है कि जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है उनको हम चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। जैसे कि अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड क्या होता है, एक ठोस होता है। सॉलिड को हम क्या करते हैं, जैसे सॉलिड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे आप बहुत आपके डायरेक्ट माइंड में ही चला जाएगा वो एग्जांपल। जैसे
हमने एक आइस क्यूब ले लिया, आइस क्यूब को आपने क्या रखा, बाहर रख दिया। मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि टेम्परेचर की इफेक्ट से, मतलब जो हम स्टेट ऑफ मैटर है उसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। अभी वन बाय वन करके दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जस्ट एक बार वैसे ही बता रही हूँ आपको। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि चेंजिंग द टेम्परेचर, जैसे कि अगर आपने कोई आइस क्यूब है या आइस का कोई क्यूब उठा के बाहर रख दिया, पहले जो आपकी आइस थी, मतलब जो वाटर था वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में था। जैसे आप उस आइस को बाहर रखोगे तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। किससे होगी, सॉलिड से स्टेट किस में चेंज होगी, लिक्विड में। किसकी वजह से हुई, टेम्परेचर की वजह से। अब आपने क्या किया, उस वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया। अब आपने उसको क्या कर दिया, स्टार्टिंग मतलब आपने उसको बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। बॉयल मतलब गैस पे रखा और बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप बॉयल करोगे तो आप देखोगे कि जो गैस, अगर बहुत ज़्यादा पानी बॉयल होता रहेगा तो वो सारा का सारा स्टीम बन के भाप बन के उड़ जाएगा। तो वहां से आपकी जो लिक्विड की स्टेट है किस में चेंज हो जाएगी, गैस की स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनकी स्टेट्स को चेंज करेंगे। प्रेशर का यूज करके भी हम गैस को चेंज करेंगे। अब इसके चेंजेस देखते हैं, उससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफ्यूजन के बारे में बताने से पहले मेरा एक चीज माइंड में और आई है कि कई बार जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट फिर भी स्पंज को सॉलिड क्यों कंसीडर किया जाता है, मतलब क्यों सॉलिड अगर स्पंज को कंसीडर करते हैं जबकि हम उसको इस तरह से कंप्रेस कर देते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, स्पंज इज कंसीडर सॉलिड। उसको सॉलिड कंसीडर किया जाता है क्योंकि स्पंज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। तो जैसे आप उसको, जो होल्स होते हैं, जैसे ये स्पंज है आपकी, मान लीजिए ये स्पंज है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो तो इन स्पंजेस के अंदर से क्या होती है, गैस जो होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। और जैसे ही इनको आप छोड़ते हो, मतलब कंप्रेस करके वापस से छोड़ते हो, तो इसके अंदर वापस से क्या हो जाती है, गैस भर जाती है। बट स्पंज को क्या कंसीडर किया जाता है, सॉलिड ही कंसीडर करते हैं हम। कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी होल्स होते हैं। एम्प्टी होल्स की वजह से इसके अंदर गैस फिल हो जाती है और जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो तो वो गैस की सारी एक निकल जाती है। इसलिए स्पंज को क्या किया जाता है, सॉलिड कंसीडर किया जाता है। और एक एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि जो अगर आप कोई एक्टिविटी करके देखना चाहिए, मतलब अभी भी आपको क्लियर नहीं है कि सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते या लिक्विड को, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक सिरिंज ले सकते हैं। उस एक सिरिंज ले लीजिए। इस सिरिंज के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने सिरिंज ले ली, इस सिरिंज के ऊपर यहाँ पे आपका क्या लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है। ये वाला क्या है, आपका एक पिस्टन है। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन में यहाँ पे इतने पिस्टन के अंदर आपने क्या कर दिया, सोल्ट या शुगर भर दिया। एक बार मैं सोल्ट ले लेती हूँ कि सोल्ट भर दिया, मैंने एक सॉलिड कंसीडर कर लिया। दूसरा केस ले लिया मैंने, यही सेम सिरिंज है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने वाटर फिल कर दिया, मतलब लिक्विड ले लिया मैंने, यहाँ पे आपने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया। और यहाँ पे इसका सेम क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या है आपका, एक पिस्टन। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना यहाँ पे। और ये एक थर्ड स्प्रिंग है जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, गैसेस है, कोई भी गैस है, मतलब ये हमने खाली छोड़ दिया तो कोई भी गैस इसके अंदर होगी और इसको हमने क्या करना है, इस पिस्टन से इसको प्रेस करके देखना है। तो आप जब इन तीनों से एक्टिविटी करेंगे, जब आप तीनों सिरिंजेस को प्रेस करेंगे, जब आप इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे इस पिस्टन को, क्योंकि ये जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस बहुत कम है और वो इतने टाइटली बाउंड, आप इस सिरिंज को बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सिरिंज को बंद करना है किसी भी रबर कोक की हेल्प से। मतलब कोई भी रबर कोक आप ले लीजिए जिसकी वजह से बस यहाँ से ये चीज़ बाहर ना निकले। तो यहाँ से स्प्रिंज को तीनों केसेस में आपने स्प्रिंज को बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि सॉलिड को प्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को थोड़ा बहुत प्रेस किया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर भी लिक्विड को प्रेस किया जाता है। बट अगर आप गैस की बात करेंगे तो स्प्रिंज को बहुत ईजिली प्रेस कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसको प्रेस कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता और गैस को कंप्रेस हम ईजिली कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, डिफ्यूज़न, जिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं डिफ्यूज़न और बता देती हूँ, फिर हम उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। जो आपका मैं बता रही थी कि टेम्परेचर और प्रेशर से मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है, वो हम आगे 2-4 मिनट में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिफ्यूज़न को डिस्कस करेंगे, फिर हम टेम्परेचर को कौन कौन से स्केल पे मेज़र किया जाता है, मतलब सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल, और उसको कुछ न्यूमेरिकल देख के फिर हम करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर से स्टेट को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, डिफ्यूज़न के बारे में देखने वाले हैं।
डिफ्यूजन क्या होता है? देखो डिफ्यूजन को आपको याद रखना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए अब जब आप डिफ्यूजन को पढ़ेंगे ना, कंप्लीटली सब्सटेंस क्या होने चाहिए? आपके मिक्स हो जाने चाहिए एक दूसरे के अंदर, कंप्लीटली सब्सटेंस मिक्स हो जानी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है या नहीं होता। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कंप्लीटली आपको होगी कि कंप्लीटली तो कोई किसी तरह मिक्स होएगा ही नहीं, तो सॉलिड में तो डिफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। गैसेज में डिफ्यूजन होता है क्योंकि गैसेज सारी की सारी मिक्स हो जाती है। लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो सकते हैं, पर गैसेज में डिफ्यूजन नहीं, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिफ्यूजन क्या होता है। अगर कोई भी दो सब्सटेंस आपके मिक्स होते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं गैस का लेती हूं क्योंकि आप यहां से डिफ्यूजन को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अगर मैंने एयर की बात की, तो आपको पता है एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है। कौन कौन सी गैसेज है? जैसे मैं कॉमन गैसेज लेती हूँ जिसके बारे में आपको पता भी होगा, O2 है, CO2 है, नाइट्रोजन गैस है। तो बहुत सारी गैसेज आपकी क्या है एयर के अंदर ही। तो मैंने और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी गैसेज होगी, मैंने सिर्फ 2-3 गैसेज लिखी है जिनके बारे में आप अवेयर हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको पता है क्या आप गैस के अंदर यहाँ पे, जब अभी मेरे रूम के अंदर भी बहुत सारी एयर है, तो क्या आप इसमें से बता सकते हो कि O2 कौन सी है? अभी वैसे ही रैंडमली देखिए O2 कौन सी है, CO2 कौन सी है, NO2 कौन, या नाइट्रोजन गैस कौन सी है, या हाइड्रोजन गैस, जो भी गैसेज है तो वो कौन सी गैस है? नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये गैसेज आपस में इतना इंटरमिक्स है कि हम इन्हें देख के जज नहीं कर सकते। वैसे तो आप एयर को नहीं देख सकते, पर इनको आप जज नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपने कोई सिरिंज ले रखी है, इसमें यहाँ पे क्या आपका कोई ब्राउन कलर की गैस है और यहाँ पे रेड कलर की गैस है, ठीक है। या मैं कह दूँ यहाँ पे दोनों के अंदर एयर है, यहाँ पे भी एयर भरा हुआ है और यहाँ पे भी एयर भरा हुआ है। आपने ये पार्टीशन क्या कर दिया? हटा दिया यहाँ से। ये दोनों गैस क्या हो जाएगी? आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी। तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट गैस और सेकंड गैस कौन सी है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये दोनों की दोनों गैसेस कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत अच्छे से होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर सकते हो। जैसे पानी के अंदर अगर हम मिल्क मिक्स कर देते हैं, जो कि आजकल हमारे मिल्कमैन करते भी हैं, मिल्क के अंदर काफ़ी सारा पानी मिक्स कर देते हैं, बहुत चीट करते हैं वो। तो मिल्क के अंदर जब पानी मिक्स किया जाता है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप बता नहीं सकते कि इतना, मतलब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तो बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना पानी है, पर वैसे आप सेपरेट नहीं कर सकते पानी और मिल्क को। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता है वो हमारा गैसेस के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है। बट अब आप कहोगे सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो कोई एग्जांपल बताएं। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी, अब तो कोरोना की वजह से सारी आपकी वेकेशन चल रही है, जब आपकी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होती थी तो आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में कम, स्कूल्स में बच्चों को ज़्यादा आदत होती है कि समर वेकेशन होती तो वो पूरे बोर्ड पे समर वेकेशन लिख के, फ्लावर्स बना के उसको बहुत अच्छे से बोर्ड को डेकोरेट कर देते थे। मतलब यहाँ पे हैप्पी समर वेकेशन या मतलब कोई भी चीज़ लिख के पूरा बोर्ड डेकोरेट करके वो कुछ दिन के लिए छोड़ देते थे और वो लिखा रहने देते थे। और जब वो आफ्टर समर वेकेशन स्कूल्स में आते थे तो वो देखते थे कि वो हैप्पी समर वेकेशन एंड ऑल वो सारा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो जब भी आपके टीचर उस बोर्ड को आके रब करते थे तो आपका वो रब नहीं होता था। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करके दिखाती हूँ तो मार्कर इजी रब हो जाएगा, पर मैं आपको वैसे दिखाती हूँ कि वो ऐसा रब होता होगा। जब आप उसको रब करते हो तो एक कुछ इस तरह का रब होता होगा, क्योंकि उसे बहुत टाइम हो जाता है लिखे हुए। तो वो जब टीचर उसको अच्छे से रब करने की कोशिश करता है तो भी वो क्या होता है, इस तरह का रब होता है। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ आपके बोर्ड पे दिखता होगा। ये हर स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। समर वेकेशन के बाद आपने ये चीज़ें जरूर एक्सपीरियंस की होगी। तो इससे देखिए, तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूज़न होता है, बट सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत स्लो होता है। तो यहाँ देखिए हमारा बोर्ड था वाइट, वो ब्लैक कलर का जो आप बोर्ड लेते हो, ग्रीन कलर का बोर्ड, जो ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का बोर्ड था वो भी सॉलिड था। जो हमने चौक यूज़ किया वाइट कलर का वो भी क्या था, सॉलिड था। और इन दोनों का क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग होगी। हालांकि इसको टाइम बहुत लगा मिक्स होने में, मतलब इसको 30 या 40 डेज लगे, बट फिर भी इसके अंदर डिफ्यूज़न का प्रोसेस हमें देखने को मिला, क्योंकि जो चौक है वो क्या आ गया, बोर्ड के साथ मिक्स हो गया। तो हमारा डिफ्यूज़न सॉलिड के अंदर होता है, बट सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न बहुत टाइम में होता है।
मतलब इसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप कह सकते हो वेरी स्लो प्रोसेस है। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू सॉलिड फास्ट होता है, और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो है आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। गैसेस के अंदर अगर डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो आप उसका ले सकते हो एग्जाम्पल कि जब आपकी मदर घर पे फूड कुक करती है तो आपको गैसेस के अंदर इतना फास्ट डिफ्यूज़न होता है कि वो जो फूड कुक कर रहा होता है तो वो फूड की कुकिंग की जो स्मेल होती है, जो कुक्ड फूड होता है, जैसे कि अगर सपोज करो आपके घर पे मैगी बन रही है या आपके घर पे कोई ऐसी डिश बन रही है जिसको जो आपकी बड़ी फेवरेट है, मान लीजिए कोई भी डिश शाही पनीर बन रही है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा बन रहा है आपके घर पर या मैगी बन रही है, तो आपके घर के जो वो फूड कुक हो रहा होगा उसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैसेस है उसके अंदर डिफ्यूजन बहुत ही जल्दी होता है। हॉट फूड की जो स्मेल होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है आपको। इस तरह से आपके क्वेश्चन भी है कि जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल आपको नहीं आती, क्योंकि कोल्ड फूड के अंदर डिफ्यूज़न मतलब ईजिली नहीं होता और हॉट फूड के अंदर डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है। या फिर आपको परफ्यूम वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परफ्यूम अगर आप यूज़ करते हो तो वो एक डिफ्यूज़न का पार्ट है या नहीं है, तो वो भी एक डिफ्यूज़न का ही पार्ट है। या अगरबत्ती यूज़ करो, ये भी एक डिफ्यूज़न का ही पार्ट है, क्योंकि ये क्या करती है गैसेस के अंदर मतलब एयर के अंदर बहुत जल्दी फैल जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं गैसेस के अंदर डिफ्यूज़न होता है। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। इतना होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक कर रही हूँ। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? एसआई, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इस कंसेप्ट को अब हम देखने वाले हैं। इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इस कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपका कौन सी एसआई यूनिट कौन सी होती है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर को हम किस तरह से नोट करते हैं। इसकी टेम्परेचर की सेल्सियस, देखो पहले तो ये समझिए कि जो हम टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए दो तरह के स्केल्स का यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है हमारा केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल होता है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्सियस स्केल बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो कि क्या होती है, जैसे अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं, सेल्सियस स्केल क्या होता है? हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे पढ़ते हैं हम? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैसे पढ़ते हैं हम इसको? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है? सेल्सियस स्केल होता है हमारा, जो इसको इसको चेक मतलब मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से स्केल होते हैं? एक तो सेल्सियस स्केल होता है और दूसरा कौन सा स्केल होता है? केल्विन स्केल होता है। दूसरा कौन सा स्केल होता है? केल्विन स्केल होता है। केल्विन स्केल को के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं केल्विन स्केल को बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको सारा कुछ सेल्सियस स्केल के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट स्केल इज अवर सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल हमारा कौन सा होता है? जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको फीवर हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका डॉक्टर क्या करते हैं? एक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो आपका कितना सेल्सियस है। तो और ये जो स्केल है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिग्री सेल्सियस से। मतलब ऊपर जीरो लगा के फिर आप लगा देते हो सी, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और ये क्या होता है? हमारी कॉमन यूनिट होती है सेल्सियस स्केल की। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए टेम्परेचर की कौन सी व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपने बताना है डिग्री सेल्सियस। कॉमन यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? डिग्री सेल्सियस। एक और भी टेम्परेचर स्केल होता है जो हमारे द्वारा नहीं, रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी रिसर्च होती है वहाँ पे सेल्सियस स्केल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे कौन से स्केल का यूज़ करते हैं? केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं, जिसको लिखा जाता है के से। डिग्री के मत लिख देना, डिग्री के सही नोटेशन नहीं है इसकी, इसको सिर्फ के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिग्री के इसकी सही नोटेशन नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि डिग्री सी लिखा है तो मैम डिग्री लगाना भूल गए होंगे, उसकी डिग्री के लिख देंगे। नहीं, केल्विन स्केल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरीज वगैरह में, या जो लोग रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इस स्केल का यूज़ करते हैं। तो इतना एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से स्केल होते हैं। तो ये हमारी, अगर एसआई यूनिट की बात करूं, टेम्परेचर की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो टेम्परेचर की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास? केल्विन।
तो आप दो चीज़ें समझ गए होंगे कि टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या होती है हमारी डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी केल्विन होती है। मैं साइड हट जाती हूँ, आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। अब कुछ चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कौन सा सेल्सियस कितने डिग्री के बराबर होता है, मतलब सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के अंदर हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं आइस की बात करूँ तो हमारी जो आइस मेल्ट होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का कितना होता है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप केल्विन में इसको कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं कि कितने टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू कर देता है, तो वो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमारा वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी हर बार। मतलब जब भी आप इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको या तो ये पूछ लेंगे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेंगे, या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूछ लेंगे, या फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आपका ये न्यूमेरिकल दे देंगे कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में। केल्विन स्केल आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूँ, फटाफट से कन्वर्ट करके देखिए, उसके बाद मैं आपको ये कन्वर्ट मैं करवाती हूँ। 1 सेकेंड में वीडियो में रुक जाती हूँ ताकि आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर मुझे आप आंसर बताएं, नहीं तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो होप जिन स्टूडेंट ने समझा इस कंसेप्ट को उन्होंने सोल्व भी कर लिया होगा। तो आपका क्या कह रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस पूछ रहे कितने केल्विन के बराबर होता है ना। तो हमने क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस अभी हमने देखा कितने केल्विन के इक्वल होता है, 273 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर आप 25 सेल्सियस लोगे तो आप क्या करोगे, 25 में 273 ऐड कर दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। इस तरह से आपके ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बट अगर आपको केल्विन से सेल्सियस जाना हो, मतलब अगर आपको क्या दिया हो, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हो और आपको कहे कि डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 300 में से कितना माइनस करोगे, 273 केल्विन माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नेक्स्ट आगे कुछ और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक ये दोनों मैंने आपको स्केल करवा लिए। अब जितना भी आप चाहो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप 27 लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए, 40 लिख लीजिए, मतलब 3-4 न्यूमेरिकल आप अपनी तरफ से कर सकते हो। केल्विन से देखिए, एक बार सेल्सियस से केल्विन जाओगे तो आपको प्लस करना है, और केल्विन से सेल्सियस जाओगे तो माइनस करना है। ज़्यादा अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, भूल जाते हो कि किस में प्लस करना है किस में माइनस, तो ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन। अब जितना केल्विन होगा उतना ही ऐड करेंगे। जैसे अगर कह दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या करना है, 20 + 273, राइट। 40 कह दिया, 50 कह दिया, 60 कह दिया, तो 0 के अंदर जब 273 के बराबर है तो जितना केल्विन कहेगा उतना केल्विन आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, और अगर अपोजिट पूछा है तो माइनस करना है। तो ये था हमारा पूरा टेम्परेचर का कंसेप्ट। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारी रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ा, मैटर्स की स्टेट के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर का पूरा फिनोमिना देखा हमने। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो 25 to 30 मिनट्स की रखने की कोशिश करती हूँ मैं वीडियो, ताकि बोर ना हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हम करेंगे
इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम लास्ट टॉपिक करेंगे। वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि आपका टेम्परेचर से और प्रेशर से आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे चेंज होती है, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, सारा का सारा कंसेप्ट करके कोशिश करूंगी थर्ड पार्ट में आपका लास्ट पार्ट और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप एनसीईआरटी के अंदर कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। मुझे पता है कि आई नो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ये पार्ट 2 था। जैसे पार्ट 1 आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया, शेयर भी किया और अच्छे व्यू, मतलब अच्छा भी उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, भी लोग उसको देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। इसी तरह से पार्ट 2 को भी सपोर्ट करें और आगे पार्ट 3 भी मैं इसका जल्दी नेक्स्ट ही पार्ट 3 लेके आऊँगी। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।